मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो इतिहास का पेपर होने वाला है प्रागैतिहासिक काल से संबंधित 1200 ईस्वी तक आपका जो पेपर होगा, आपके सामने प्राचीन इतिहास का मतलब आपका जो पेपर होने वाला है उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे वो अपन करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे यूनिट नंबर फर्स्ट को, और यूनिट नंबर फर्स्ट में जहां अपन देखते हैं प्रागैतिहासिक काल को से लोह युग तक अपन सारी की सारी चीजों को, प्री हिस्टोरिक पीरियड से आपके सामने आयरन एज तक चीजों को पढ़ते हैं आपके सामने। काफी ज्यादा मैंने इंपॉर्टेंट यूनिट आपके सामने, जिसका पहला सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। यह प्रश्न आपके सामने जरूर से देखने को मिलता है एग्जाम में, सिंधु घाटी सभ्यता वाला, तो इसको अच्छे से करके चले जाना आप। और अगर आप अन्य वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल जो प्ले लिस्ट का लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, वहां पर मिल जाएगा। और ये पीडीएफ है, ये वाली पीडीएफ आपके सामने, ये आपको हमारे जो टेलीग्राम चैनल है, जो टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वहां पर आपको देखने को मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लेना। तो चलो शुरू करते हैं अपन वीडियो को। सिंधु घाटी सभ्यता है भारत की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से थी। मतलब जो सिंधु घाटी सभ्यता है, जिसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, यह सबसे प्राचीन नगरीय सभ्यता थी। जिस समय आपके सामने पूरी दुनिया के अंदर यूनानी सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता, चीनी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता, ये एक समय के समकालीन सभ्यताओं में से रही हैं। सारी की सारी सभ्यताएं आपके सामने, इसमें सबसे ज्यादा विकसित, सबसे ज्यादा नगरीय प्रणाली वाली, आज के समय जो यूरोपीय पद्धति पे जो शहर बसे हुए हैं आज के समय में, वो हमारी हड़प्पा सभ्यता में बहुत पहले बसा दिए गए थे। बहुत ज्यादा प्राचीन सभ्यता रही। मतलब जिस समय आपके सामने ये समझो कि इंसानों ने सबसे पहले अपना जो सभ्यताओं को, मतलब अपने आप को बसावटी तौर पे इंसानी बस्तियों का निर्माण करना शुरू किया था, उसी समय में आपके सामने सिंधु घाटी सभ्यता है, उसके साक्ष्य मिलते हैं। जिसको आपको सामने, जिसका समय है आपके सामने लगभग 2500 ईस्वा पूर्व से लेकर 1750 ईस्वा पूर्व तक। ईसा से भी पूर्व आपके सामने 2500 साल पहले आपके सामने ये सब देखने को मिलता है। उस समय ये सभ्यता वो फली फूलती है। इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं, इसे समकालीन विश्व सभ्यताओं में अद्वितीय मानी जाती है। इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं, वो इसको क्या करती हैं, जो समकालीन विश्व है पूरी दुनिया के सामने इसको सबसे अद्वितीय बनाने का काम करती है। इसके जो मुख्य पॉइंट आपके सामने पहला है। अब इसके जो क्या क्या मुख्य विशेषताएं रही हड़प्पा सभ्यता की, इसके बारे में अपन विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। पहला है नियोजित नगर का निर्माण करना, प्लान अर्बनाइजेशन के नाम से जिसको जाना जाता है। मतलब इस तरीके से हड़प्पा सभ्यता को निर्माण किया गया था, जिसको अगर आप विस्तार से समझते हो तो आपको लगता है कि ये पूरी की पूरी एकदम नगर को, आज के समय जो शहर होते हैं, शहरों को किस तरीके से बसाया जाता है, उसी तरीके से आपके सामने देखने को मिलती है हड़प्पा सभ्यता। यह सभ्यता आपके उत्कृष्ट नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी। यह सभ्यता किसके लिए प्रसिद्ध थी? सबसे शानदार जो नगर हैं, सबसे शानदार आपके सामने जो शहर हैं, उसके निर्माण के लिए ये प्रसिद्ध थी। मतलब इसका जो निर्माण किया गया वो इस तरीके से था, जिस तरीके से आज के समय आधुनिक समय के जो नगर दिखाई देते हैं, शहर दिखाई देते हैं, उस तरीके से इनका निर्माण दिखाई देता है। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो जैसे दो नगरों में बटे हुए थे। और जो हड़प्पा सभ्यता है, इसमें दो बड़े नगर देखने को मिलते थे, दो बड़े शहर देखने को मिलते थे। जिसमें पहला है आपके सामने, पहला शहर आपके सामने हड़प्पा और दूसरा मोहनजोदाड़ो, दो नगरों में आपके सामने मुख्यतः बटी हुई दिखाई देती थी। दोनों के दोनों शहर थे, चाहे हड़प्पा हो चाहे मोहनजोदाड़ो हो। इसके इसके बसावट की बात करें, इसका बसावट कुछ इस तरीके से था। इसके दो भाग देखने को मिलते थे। पहला भाग देखने को मिलता था जो नगर के बीच में होता था, और वो क्या होता था, ऊंचा हिस्सा होता था आपके सामने, समझ में आ गया। और बाग के आसपास के इसके सामने, इसके जो ऊंचे हिस्से के आसपास लोग बसे हुए रहते थे। ऐसे समझ लो, नगर के बीच में आपके सामने एक जगह होती थी जो सामान्य जगह से ऊंची दिखाई देती थी, है ना, और बाकी के इसके आसपास लोगों को बसावट देखने को मिलती थी। तो ये जो बीच का हिस्सा होता था, इसको दुर्ग के नाम से जाना जाता है, जहां पे रईसी जो जिनके पास पैसे होते थे, जमींदार समझ लो, या फिर नगर की रक्षा करने वाले लोग है, वो इस दुर्ग में रहते थे। बाकी आम जनता वो निचले शहरों में रहा करती थी। सड़कों की बात करें, सड़क सीधी तथा एक दूसरे को समकोण पे काटती थी। तो इसकी जो सड़कें होती थी वो एकदम सीधी थी, सीधी सड़कें देखने को मिलती थी। लेकिन अगर एक सड़क ऐसे जा रही है आपके सामने, एकदम सीधी सड़क जा रही है, दूसरी जो सड़क है वो आपके सामने से आएगी और पूरे के पूरे समकोण 90 डिग्री पे इसको काटती हुई दिखाई देती है। भवन निर्माण में, और ये देखो कितनी एक शानदार बात देखने को मिलती है, जो भवनों का जो निर्माण था
उसमें भी किसका प्रयोग किया गया था? पक्की ईंटों का निर्माण किया गया था। मतलब जो भवनों का निर्माण देखने को मिला उसमें भी पक्की ईंटें हैं उसका प्रयोग किया गया था। कच्ची ईंटें नहीं थी, वहां पर भी पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। अगले वाला पॉइंट है इसमें उत्कर्ष जल निकासी का। प्रत्येक घर में स्नान घर और शौचालय होते थे जिसका पानी ढकी हुई नालियों से मुख्य नाली तक जाता था। मतलब कुछ इस प्रकार की थी, मान लो ये सड़क है ना, सड़क, ये मान लो आपके सामने घर है और घर में स्नान घर है। अब स्नान घर को बाहरी साइड में बनाया जाता था, उसके पास से नाली गुजरती थी। नालियां तो होती थी, आज के समय अपने गांव में देख लेना, आपके गांव में सड़कों किनारे नालियां नहीं मिलेंगी, लेकिन हड़प्पा सभ्यता में नालियां देखने को मिलती थी। और नालियां मिल जाएंगी तो खुली नालियां मिलेंगी, लेकिन इनके समय क्या थी? नालियों को ढका गया था। और सिर्फ नालियों को ढककर ही नहीं रखा गया, बल्कि उन नालियों को एक बड़े नाले से भी जोड़ा गया था। मतलब अलग अलग प्रकार की जो नालियां हैं वो इस नाले से जुड़ी हुई थी। समझ में आ गया? जो मुख्य नाले से जुड़ी हुई थी, यही स्वच्छता व सार्वजनिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता को भी दिखाता है। और इसी चीज से क्या पता चलता है? वहां के लोग कितनी स्वच्छता के प्रति जागरूक थे और कितने अपने स्वास्थ्य के प्रति उनकी जागरूकता दिखाई पड़ती थी। अगले वाला पॉइंट आपके सामने विशाल सार्वजनिक संरचनाएं। अलग अलग प्रकार की विशाल सार्वजनिक संरचनाएं भी देखने को मिलती थी। मोहनजोदाड़ो का विशाल स्नान घर और हड़प्पा के जो अन्नागार है उसकी इंजीनियरिंग और प्रशासनिक क्षमता के प्रतीक है। मतलब मोहनजोदाड़ो में क्या देखने को मिलता है? एक बहुत बड़ा स्नान घर देखने को मिला, चौकोर शेप का। एक तो ये अच्छे से याद कर लेना, इसके किनारे सीढ़ियां लगी हुई थी और इन सीढ़ियों से लोग उतरते थे। इसके साइड में कपड़े चेंज करने का भी क्या था आपके सामने? अलग अलग प्रकार के रूम बनाए गए थे। बीच में आपके सामने एक बड़ा सा स्नान घर था जहाँ पे मतलब कोई तीर्थ हो गया आपके सामने, या फिर कोई अगर कोई पर्व होता था तो वहां पर लोग नहाया स्नान किया करते थे आपके सामने। और जो हड़प्पा है वहां पर क्या देखने को मिलता है? अन्नागार। अन्नागार क्या होता है आपके सामने? आपके इसमें आप जब घर में अनाज कट के आता है तब क्या करते हो? उस अनाज को आप क्या करते हो? इकट्ठा करके कहीं पर इकट्ठा करते हो ना, उसी को अन्नागार के नाम से जाना जाता है। अन्न संग्रह करने की जो जगह है वो बहुत बड़ी देखने को मिलती है, जहां पर लगभग जो नगर है उसका जो जितना भी अन्न होता था वो वहां पर इकट्ठा किया जाता था। उनकी इंजीनियरिंग और प्रशासनिक क्षमता के प्रतीक है। और यही चीज क्या बताते हैं? वहां के लोग सिर्फ आपके सामने नगर नियोजन में शानदार नहीं थे, वहां के लोगों ने कितनी समझदारी से इंजीनियरिंग का प्रतीक उन्होंने उस समय दिया। उस समय उनकी बुद्धि इतनी तेज थी, उन्होंने नगरों को इतना सुव्यवस्थित तरीके से बनाया कि आने वाले समय में किसी भी प्रकार की जो क्षमता है, किसी भी प्रकार की जो जरूरतों को, भविष्य में आने वाली विकट परिस्थितियों को वो सामना कर सकते थे। साथ के साथ उनके जो विशाल स्नान घर, आपको इस चीज को पता चलता है इस चीज से कि आपके सामने कि वो कितना अपनी सजग थे अपनी संस्कृति के प्रति, और कितनी इंजीनियरिंग की उनके अंदर दक्षता देखने को मिलती थी। अगले वाला पॉइंट है आर्थिक जीवन। उनका पैसे से संबंधित किस प्रकार का जीवन देखने को मिलता था? कृषि की बात करें, गेहूं, जौ, कपास जैसी फसलों को उगाया करते थे। कौन सी? गेहूं को, जौ को और कपास जैसी फसलें हैं उनको वो उगाया करते थे। साथ के साथ पशुपालन और व्यापार उनके आर्थिक जीवन का आधार था। साथ के साथ क्या देखने को मिलता था? पशुपालन और व्यापार है उसके माध्यम से वो पैसे कमाने का कार्य किया करते थे। तो कृषि में भी आपको पता चल गया, गेहूं, जौ, कपास जैसी फसलें हैं उनको उगाया करते थे। पशुपालन में आपके सामने वो अलग अलग प्रकार के पशुपालन किया करते थे, जिसमें मुख्यतः कुत्ते का अवशेष भी मिले हैं और जो घोड़े के अवशेष देखने को मिले। तो उस समय आपके सामने जो मुख्य बैल के अवशेष देखने को मिले, बैल की तो आपके सामने तस्वीर भी देखने को मिली है सील पे। तो यही है आपके सामने कि पशुपालन के भी वहां पर अवशेष देखने को मिले हैं। व्यापार उनका आर्थिक जीवन का आधार था, और जो व्यापार है उससे क्या देखने को मिलता है? उन व्यापार के से भी वो व्यापार कैसे होता था? आज के समय पैसे वाला व्यापार नहीं देखने को मिलता था। व्यापार मुख्यतः किस प्रकार का होता था? अगर आपके पास 10 किलो गेहूं है तो आप उसके बदले 10 किलो चावल ले लेते थे, बार्टर सिस्टम जिसको बोला जाता है। आंतरिक व्यापार के साथ मेसोपोटामिया जैसे सुदूर क्षेत्र, मेसोपोटामिया आपके सामने अरब के आसपास का जो क्षेत्र हुआ करता था, ईरान का जो क्षेत्र हुआ करता था उसको मेसोपोटामिया की सभ्यता के नाम से जाना जाता है। उन जैसे क्षेत्रों में भी उनका व्यापारिक संबंध देखने को मिलते थे। और मेसोपोटामिया जैसी जो जगह है वहां से इनका
व्यापारिक संबंध भी देखने को मिलता है। कैसे पता चलता है? हमारी जो मोहरें हैं वहां पर आपको देखने को मिलती हैं, हमारी जो कलाकृतियां हैं वो वहां पर, और कुछ उनकी कलाकृतियां यहाँ पर देखने को मिलती है। तो इस चीज से पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता वालों का मेसोपोटामिया के साथ क्या हुआ करता था? सभ्यता के साथ व्यापारिक लेन देन हुआ करता था। अगली चीजों के ऊपर अपन बढ़े। समाज की व्यवस्था किस प्रकार से देखने को मिलती थी उस समय? समाज वर्ग है, समाज संबद्ध है, आपके सामने वर्ग विभाजित था। हमें एकदम पूरा का पूरा तो पता नहीं चलता है कि क्या वास्तविकता में क्या वर्ग हुआ करते थे, लेकिन हम अनुमान लगा सकते हैं कि जो समाज है वो अलग अलग वर्गों में बटा हुआ करता था, जिसमें पहला वर्ग हुआ करता था शासक वर्ग। जो राजा है, जो आपके सामने कुछ जो जमींदार लोग हैं जिनके पास पैसा हुआ करता था, वो क्या करते थे? वहां पर शासन करने का कार्य करते थे। दूसरा वर्ग हुआ करता था व्यापारी वर्ग, जो आपके सामने अलग अलग जगह जाकर आपके सामने चीजों की खरीद फरोख्त करते थे, उसको व्यापारी वर्ग के नाम से जाना जाता है। व्यापारी वर्ग भी वहां पर देखने को मिलता था। अगला वर्ग आपके सामने कृषि और श्रमिक वर्ग भी वहां पर देखने को मिलते थे। कौन से वर्ग? कृषि और श्रमिक वर्ग है वहां पर देखने को मिलते थे। इन दोनों प्रकार के वर्ग भी वहां पर देखने को मिला करते थे। मात्र देवी की मूर्तियों से मात्र सतात्मक समाज की भी संभावना व्यक्त की जाती है, जहां पर मात्र देवी एक मतलब एक स्त्री की जो स्त्री है वहां से स्त्री की एक तस्वीर देखने को मिलती है, मतलब एक मोहर होती है, उस पर एक स्त्री की तस्वीर देखने को मिलती है, जिसको मातर देवी के नाम से जाना गया है, और जिसके शायद नाभि से पेड़ निकलता हुआ दिखाया गया है। तो उससे पता चलता है कि उस समय जो समाज है वो मात्र सतात्मक हुआ करता था, मतलब महिलाओं को भी पुरुषों के बराबर अधिकार हुआ करते थे। अगले वाला पॉइंट आपके सामने, धार्मिक जीवन। धार्मिक जीवन कैसा होता था? मातर देवी, मैंने आपको बताया एक महिला है, एक जो मोहर पे एक महिला की तस्वीर और उससे एक पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है। पशुपति महादेव, एक महादेव की तस्वीर को माना गया है, जहां पर एक व्यक्ति है जो आपके सामने जिस क्या कर रहा है, ध्यान लगाए हुए बैठा है, ध्यान लगाए हुए मुद्रा में बैठा है। तो उससे अनुमान लगाया गया है कि भगवान शिव की वो उस समय भी आराधना किया करते थे, लिंग की पूजा किया करते थे, और प्राकृतिक पूजा के भी प्रमाण मिले। और क्या देखने को मिले? वो प्रकृति के भी पूजा करते थे, जहां पर बैल के चिन्ह, जो मोहरों पर बैल के कुछ साक्ष्य भी देखने को मिले हैं। वृक्षों, पेड़ पौधों की भी आपके सामने पूजा की जाती थी। तो इस चीज से हम अनुमान लगा सकते हैं कि वहां के लोग क्या करते थे? पूजा पाठ है, धार्मिक पूजा भी क्या करते थे, जहां पर वो मात्र देवी हो गई, पशुपति महादेव है, महादेव जो भगवान शिव उसकी पूजा करते थे, लिंग व आपके सामने अलग अलग पूजा व प्राकृतिक चीजों की भी पूजा करते थे। मतलब ईश्वर की भी पूजा करते थे, प्रकृति की भी पूजा करते थे, दोनों चीजों की पूजा उस समय किया करते थे। कला व शिल्प, मोहरों के बर्तन, मिट्टी के बर्तन, मोहरे जिन पर चित्रात्मक लिपि देखने को मिलती है, मतलब मिट्टी के बर्तन काफी जगह देखने को मिले हैं। साथ के साथ मोहरे देखने को मिली है, जिन पे मोहरों पे अलग अलग प्रकार के चित्र बने हुए हैं। कहीं पर आपको भगवान शिव की चित्र देखने को मिलता है, कहीं पर आपके सामने माता देवी का चित्र देखने को मिला है। धातु की मूर्तियां जैसे मोहनजोदाड़ो की नर्तकी, आभूषण व उनके कलात्मक कौशल भी दर्शाते हैं। और क्या देखने को मिलता है? अलग अलग प्रकार के जो धातु होते हैं उनकी मूर्तियां देखने को मिली आपके सामने। जैसे मोहनजोदाड़ो में सेलेटाइट की क्या है, आपके सामने एक नर्तकी है, उसकी सेलेटाइट धातु की क्या एक मूर्ति देखने को मिली है। आभूषण देखने को मिले, मनके, और मतलब जो छोटे छोटे होते हैं ना आपके सामने, जो पहने जाते हैं, गले में पहने जाते हैं महिलाओं के द्वारा, या फिर पुरुष भी आप आजकल पहनते हैं, जिनको ब्रेसलेट के रूप में अगर जो आते हैं, उनको मनके व कलात्मक कौशल को दिखाते हैं। तो इस चीज से पता चलता है कि वो कला और शिल्प में भी उनके पास निपुणता थी, जहां पर मिट्टी के बर्तन देखने को मिले, मोहर देखने को मिली, और धातु की मूर्तियां वो भी देखने को मिलती हैं। लिपि, मतलब किस भाषा का वो प्रयोग किया करते थे? उनकी चित्रात्मक लिपि थी। उनको विस्तार से समझे तो उनकी जो लिपि है वो चित्रात्मक लिपि देखने को मिलती है, मतलब उनके द्वारा चित्रों का प्रयोग किया जाता था लिपि के दर्शाने के लिए, जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका, और जिसको क्या है, जो उनके द्वारा जो लिपि का प्रयोग किया गया था, उसे अभी तक नहीं पढ़ा जा सकता, जो उनके प्रशासन व व्यापार में सहायक रही होगी। जिससे क्या पता चलता है कि भाई चित्रात्मक लिपि मतलब अलग अलग चित्र, कहीं पर आपके जो इस प्रकार के चित्र मुख्यतः देखने को मिले हैं, इस प्रकार के कोई भेड़ बकरी, इस प्रकार के अलग अलग जीव जंतुओं के जो चित्र वो मुख्यतः देखने को मिले हैं। कुछ डंडियों के माध्यम से आपके सामने चित्र देखने को मिले। चित्रों को पढ़ना आसान नहीं होता, उस भाषा को समझना आसान नहीं होता है, उसे अभी तक नहीं पढ़ा जा सकता है, लेकिन ये अनुमान लगाया गया है
किए जो चित्र हुआ करते थे वही उनकी लिपि हुआ करती थी। यही उनके प्रशासन व व्यापार में सहायक रही होगी। तो ये थी आपके सामने सिंधु घाटी सभ्यता, एक प्रकार की जो उन्नत नगरीय व्यवस्थाओं में से थी, जहां पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इंजीनियरिंग दृष्टिकोण भी देखने को मिलता है। और उनकी संस्कृति और समृद्धि इस बात से पता चलती है कि उन्होंने नगरीय सभ्यता का निर्माण किया। और नगरीय सभ्यता सिर्फ आम नगरीय सभ्यता नहीं थी। आज के समय भारत के बड़े बड़े नगरों के अंदर आपके सामने इस तरीके की नगरीय व्यवस्था नहीं देखने को मिलती है जो उस समय इन्होंने हड़प्पा सभ्यता में देखने को मिली है। तो यह था आपके सामने सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं से संबंधित प्रश्न। जरूर से पढ़ लेना, जरूर से देखने को मिलेगा। चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना, अपने वीडियो को जो वीडियो देख रहे हो उसको जरूर से लाइक कर देना। धन्यवाद बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है जो इतिहास का, हिस्ट्री ऑफ इंडिया प्री हिस्टोरिक तो 12th एडी तक, मतलब प्रावैधिक काल का जो 1200 ईस्वी तक आपका जो पेपर होने वाला है, मतलब प्राचीन इतिहास का जो आपका पेपर होने वाला है, सीधी सीधी बात है 1200 ईस्वी तक, उसके बारे में अपन विस्तार से पढ़ने वाले हैं। उसके सारे महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपको करवा रहा हूं। उसका अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है वैदिक कालीन समाज की धार्मिक, आर्थिक व राजनीतिक स्थिति पर चर्चा कीजिए। तो आपके सामने जो वैदिक कालीन जो समाज है उसकी धार्मिक, आर्थिक व राजनीतिक स्थिति किस प्रकार रहती है, इसके ऊपर अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। बस आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना। चलो शुरू करते हैं अपन। इससे पहले आपके सामने पीडीएफ है, या आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएगी। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएगी। और अन्य वीडियो देखना चाहते हो तो आपको क्या करना है, प्लेलिस्ट पे क्लिक करना है। डिस्क्रिप्शन में वहां पर मैंने प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा, वहां पे अन्य वीडियो भी आपको देखने को मिल जाएंगे जो यूनिट 1 से यूनिट 2 और यूनिट 3 तीनों यूनिट से संबंधित मैंने डाल रखे। मैराथन क्लास भी वहीं पर देखने को मिल जाती है। तो अपन विस्तार से पढ़े, वैदिक काल के ऊपर पढ़ेंगे। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित प्रश्न हमने पहले पढ़ लिया है। जो भारतीय प्राचीन इतिहास में वैदिक काल से जो हड़प्पा सभ्यता के बाद में अगला जो महत्वपूर्ण चरण आता है भारत के इतिहास को जिसके बारे में अपन अध्ययन करते हैं, वो आता है वैदिक काल। वैदिक काल की शुरुआत है वो लगभग आपके सामने 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व के बीच में देखने को मिलती है। हड़प्पा सभ्यता आपके सामने 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व के बीच का समय काल था। उसके बाद में आपके सामने हमारा जो हड़प्पा सभ्यता कालीन समय के बाद और वैदिक काल के बीच में कोई भी इतिहास का ज्ञात साक्ष्य नहीं देखने को मिलता है। उसके बाद में हमारे इतिहास के अंदर वेदों की रचना होती है। जिस समय वेदों की रचना होती है उसी को वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। मतलब मनुष्य ने हड़प्पा सभ्यता में हमने देखा कि कैसे आपके सामने जो चित्रात्मक लिपि देखने को मिलती थी, जहां चित्रों के माध्यम से आपके सामने जो सारी प्रशासन चलता था, जो व्यापार चलता था। लेकिन बाद में जाकर आपके सामने जो वेदों की रचना की गई, मतलब भाषा का अब धीरे धीरे ज्ञान होना शुरू हो गया था। तो यह कब का समय है, 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1600 ईसा पूर्व का समय है। और ये भारतीय इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण समय है जब भारत की इतिहास है वो चरम सीमा पर था, जिसका ज्ञान हमें वेदों से मिलता है। और ये उस समय के बारे में हमें कैसे पता चलता है, वेदों के माध्यम से उस समय के बारे में हमें पता चलता है। मोटे तौर पे अगर अपन देखें तो ऋग्वैदिक काल है वो 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक का समय देखने को मिलता है। और मतलब वैदिक काल को अपन दो भागों में बांट देते हैं, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल में आपके सामने जो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक, इस समय आपके सामने सिर्फ एकमात्र वेद देखने को मिलता था, ऋग्वेद। उसके बाद में उत्तर वैदिक काल, जहां पे आपका सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद जैसे और अन्य वेद हैं उनका निर्माण किया गया। ये लगभग आपके सामने 1000 ईसा पूर्व से लेकर 1600 ईसा पूर्व के बीच का समय देखने को मिलता है। अब बात करें उस समय की धार्मिक स्थिति किस प्रकार से थी, इसके बारे में अगर विस्तार से पढ़े। ऋग्वैदिक काल में, इस काल में प्रकृति की पूजा प्रमुख रूप से हुआ करती थी। मतलब ऋग्वैदिक काल के बारे में अपन पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि इस काल में किसकी पूजा हुआ करती थी, मुख्य रूप से प्रकृति की। प्रकृति को लोग है वो मुख्यतः पूजते थे, प्रकृति के बारे में लोग है वो मुख्यतः पूजा करते थे। क्यों? क्योंकि उस समय जो नए जो सभ्यताएं हैं, राज्य हैं, वो नए नए बसने शुरू हुए थे। लोगों ने मानव बस्तियों का निर्माण करना शुरू किया ही था। उस समय क्या हुआ करता था, लोगों ने कृषि करनी शुरू की थी।
भाई जनसंख्या बढ़ी तो लोग शिकार पर ही तो नहीं काम चला सकते थे, तो लोगों ने कृषि करना शुरू किया। कृषि करना शुरू किया तो कृषि किस चीज पर निर्भर करती थी? प्रकृति पर। कभी बाढ़ आ गई तो आपके सामने क्या हुआ करती थी? बरसात है वो ज्यादा बरसात की वजह से नुकसान हो जाता था, कभी अकाल आ जाता था। तो अपने आसपास प्रकृति के वजह से ही लोगों का जीवन ज्यादा प्रभावित होता था। इसीलिए उन्होंने अपने ईश्वर किसके मानो किस अपने ईश्वर किसको माना? प्रकृति से संबंधित चीजों को। जैसे जो बरसात होती थी या बारिश होने के नहीं होने की वजह से इन्होंने इंद्र भगवान को युद्ध व वर्षा का देवता माना। अपने जब वो बस्तियों में रहते थे, अलग अलग आपके सामने कबीलों में जब लोग रहते थे, तो कबीलों के बीच में अक्सर लड़ाइयां भी हो जाती थी अपने क्षेत्र को लेकर। तो इसीलिए उन्होंने युद्ध और बरसात के लिए कौन से देवता की बारे में विवेचना की, किस देवता के बारे में अपना सोचा? एक देवता बनाया जिसका नाम इंद्र था। एक और इन्होंने देवता बनाया जो कौन था? अग्नि। क्योंकि उस समय अग्नि का आविष्कार हो चुका था। लोग हैं वो अपना खाना पकाने के लिए, शिकार का मांस है उसको पकाने के लिए किसका प्रयोग किया करते थे? अग्नि है उसका प्रयोग किया करते थे। जहां पर देवता व मनुष्य के बीच में मध्यस्थता देखने को मिलती है। मतलब अग्नि के माध्यम से, अग्नि को इंसान है वो एक बहुत ही ज्यादा उस समय क्या एक बहुत ही जब शानदार चीज माना करता था। मतलब उसका बहुत ज्यादा महत्व था। क्यों? क्योंकि अग्नि उनके लिए एक चमत्कार जैसी चीज थी। जो कोई खाना, जो वो मांस कच्चा लेकर आए, उसको उन्होंने उस पर पकाया और उसका स्वाद बढ़ गया, तो उनके अनुसार वो एक चमत्कारिक चीज थी। इसीलिए उन्होंने अग्नि को किससे जोड़ा? ईश्वर से जोड़ा। भाई चमत्कार ही चमत्कार से जोड़ सकती है। समझ में आ गया? आज भी अपन देखते हो जब आप हवन कराते हो, यज्ञ करवाते हो, क्या पता चलता है? अग्नि में ही चीजों को प्रज्वलित किया जाता है, किया जाता ना, है ना? अग्नि का हर जगह महत्व है। तो इसीलिए क्या किया गया? अग्नि को आपके सामने देवता व ईश्वर के बीच में मध्यस्थता करने के लिए बीच का माध्यम चुना गया। फिर उन्होंने एक और देवता चुना, किसको? वरुण। वरुण मतलब पानी, जल। क्योंकि उस समय का जो जीवन है वो बिना जल के बिना संभव नहीं था। आज का समय भी जीवन बिना जल के संभव नहीं है। जिन्हें उन्होंने नैतिक व्यवस्था के देवता के रूप में माना। वरुण देवता को किस रूप में माना? एक ऐसे देवता जो जल है आपके सामने और नैतिकता को भी मानते हैं। मतलब जीवन को धर्म के अनुसार चलना चाहिए, जीवन को व्यवस्थित तरीके से जीना चाहिए। नैतिकता के देवता वरुण कहलाए। सूर्य व उषा जैसी आपके सामने देवियों की उपासना की जाती थी। और सूर्य ईश्वर की, भाई इंसान को ऊर्जा कौन देता था? सूर्य देता था, तो भी उन्होंने उनको ईश्वर माना। और उषा जैसी मतलब प्रकृति है, उसको उन्होंने उषा जैसी देवियों की भी उपासना की जाती थी। वैदिक काल में यज्ञ और आहुतियां प्रमुख धार्मिक अनुष्ठान थे। मतलब उस समय अगर विस्तार से पढ़ें तो यज्ञ और आहुतियां हैं वो सबसे मुख्य रूप से ऐसी चीजें थी जिनका प्रयोग किया जाता था देवताओं की पूजा के लिए। किसका? यज्ञ और आहुतियां हैं, स्तुतियां हैं या आहुतियां हैं, उनका प्रयोग किया जाता था। मतलब अलग अलग प्रकार के मंत्रों के वाचन के माध्यम से, यज्ञ के माध्यम से ईश्वर है उसकी प्राप्ति करने की बात की जाती थी। और धार्मिक अनुष्ठान भी देखने को मिलते थे। उस समय आपके सामने मूर्ति पूजा व मंदिरों का अभाव था। क्यों? इंसान की मानसिक शक्ति उतनी कल्पनाशील नहीं हो पाई थी कि वो ईश्वर की एक रूप दर्शन कर सके। ईश्वर का एक रूप के एक कैसा रूप होगा ईश्वर को, इस बारे में सोच सके। बस वो अपने आसपास की जो प्रकृति की चीजें थी जिनसे उनका जीवन प्रभावित होता था, उसी को वो क्या मान लेते थे? देवता मान लेते थे। और मूर्ति पूजा नहीं देखने को मिलती थी, ना ही उस समय मंदिर देखने को मिलते थे। समझ में आ गया? ये उत्तर वैदिक काल में आते हैं बाकी की सारी चीजें। उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल में आपके सामने धार्मिक जटिलता बढ़ती है, जहां पर ब्रह्मा, विष्णु, महेश जैसे त्रिमूर्ति की अवधारणा का विकास हुआ। तो आज भी अपन कहते हो ना, तीन ईश्वर मुख्य रूप से माने जाते हैं अगर हिंदू धर्म को मानने वाले। ब्रह्मा जिन्होंने पूरी सृष्टि की रचना की। विष्णु जो इस दुनिया को चलाने का काम करते हैं, इस पूरी जो सृष्टि है इसको चलाने का काम करते हैं विष्णु। महेश जिनको भगवान शिव के नाम से भी जाना जाता है, इन्होंने काल, समय व चक्र के देवता माना जाता है। तो उस समय आपके सामने तीन जो देवता हैं उनकी भी महत्व बढ़ा, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। यज्ञों का अत्यधिक महत्व बढ़ा व अधिक विस्तृत और खर्चीले हो गए थे। मतलब पहले आपके समय यज्ञ सामान्य लोगों के लिए भी कर सकते थे, मतलब बहुत सामान्य थे। प्रकृति से संबंधित चीजों को उपयोग करके यज्ञ किए जाते थे। लेकिन यज्ञों का धीरे धीरे महत्व बढ़ने लगा। क्यों?
क्योंकि राजा है वो और जो कबीले के जो सरदार हुआ करते थे वो क्या करते थे, यज्ञ करवाने लगे और उनके पास पैसा होता था तो वो बड़े बड़े यज्ञों का आयोजन करने लगे, जिसमें अश्वमेध जैसा यज्ञ है उनका विस्तार होता है। इससे जो आपके सामने यज्ञ क्या हुए, विस्तृत और खर्चीले हो गए, जिससे पुरोहित वर्ग की शक्ति में वृद्धि हुई। और आपके सामने भाई यज्ञ करवाता कौन था, ब्राह्मण वर्ग आपके सामने यज्ञ करवाते हैं। और जिनके पास भाई यज्ञ करवाने वाला गुरु दक्षिणा में ब्राह्मणों को पैसे भी देता था या कोई संसाधन देता था, इसलिए उनके पास संसाधन बढ़े और उनकी शक्ति में वृद्धि हुई। और धीरे धीरे कर्मकांडों की जो प्रधानता है वो देखने को मिलती है। अगले वाला है, फिर अगर विस्तार से पढ़ें तो आगे आता है आर्थिक स्थिति। लोगों की आर्थिक स्थिति कैसी थी उसके बारे में अपन विस्तार से देखेंगे। ऋग्वैदिक काल में अर्थव्यवस्था मुख्यतः पशुपालन पे आधारित हुआ करती थी। मतलब जो ऋग्वैदिक काल हुआ करता था वहां पर पशुपालन है वो किस पे हुआ करता था, मुख्य रूप से आपके सामने पशुपालन पर ही सारी अर्थव्यवस्था टिकी हुआ करती थी। मतलब लोग क्या करते थे, आपके सामने जो जानवर है उनको मतलब उनको पालते थे, उससे आपके सामने वो क्या है, कुछ पैसा है या संसाधन जुटाया करते थे, जिससे गाय का विशेष महत्व हुआ करता था। जिसमें क्या, गाय का महत्व हुआ करता था। क्यों भाई, गाय एक ऐसा पशु हुआ करता था जो क्या करती थी, दूध भी देती थी। समझ में, दूध से संबंधित चीजें भी बन सकती थी आपके सामने, उसको बेचा जा सकता था। और जो गाय से जो बछड़ा होता था उससे आपके सामने कृषि भी की जा सकती थी। तो उस समय सब आम जनता के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आपके सामने कौन सा पशु था, गाय थी। इसीलिए क्या बना दिया गया, गाय को हिंदू धर्म का मतलब एक सामान्य प्रतीक के रूप में भी जाना जाता है। हमारे जिसको अपन एक धर्म के जो पशु, धार्मिक पशु के रूप में भी गाय को देखा जाता है। क्यों देखा जाता है, अब अगर आपसे कोई पूछे तो इसीलिए देखा जाता है। क्यों, क्योंकि उस समय गाय का सबसे ज्यादा महत्व था। पशुपालन के बाद में दूसरी सबसे अद्वितीय व्यवसाय हुआ करता था कृषि। क्या है, दूसरा सबसे बड़ा व्यवसाय देखने को मिलता था। कृषि से वस्तु विनिमय जो प्रणाली वो प्रचलित थी। वस्तु विनिमय की प्रणाली क्या होती है, भाई आपके पास अगर 10 किलो गेहूं है, मुझे 10 किलो चावल चाहिए, तो रामलाल के पास 10 किलो गेहूं है, श्यामलाल के पास 10 किलो चावल है, आपस में एक्सचेंज कर लिया। उसको वस्तु विनिमय की प्रणाली के नाम से जाना जाता है। संपत्ति का मुख्य आधार क्या हुआ करता था, मतलब आज के समय भाई इंसान की संपत्ति पैसों में तोली जाती है, सोने में, जो आपके सामने घर हो गया, अचल संपत्ति और चल संपत्ति दो में मुख्यतः आपके सामने गिनी जाती है। उस समय किसी प्रकार की चल संपत्तियां नहीं हुआ करती थी। उस समय जिसके पास जितनी ज्यादा गाय है, जितनी ज्यादा पशुधन है, वो उतना ही ज्यादा अमीर हुआ करता था ऋग्वैदिक काल में। समझ में आ गया आपके सामने। अगले वाला पॉइंट आपके सामने उत्तर वैदिक काल। कृषि अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार बन गई। मतलब पशुपालन से चीजें किस पे चली गई, कृषि पे चली गई। लोहे के औजारों का प्रयोग से कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई। क्यों चली गई, क्योंकि भाई पशुधन है वो तो सीमित हुआ करता था। दूसरा आपके सामने क्या होने लगे, आपके सामने जो लोहे हैं, लोहे के औजार हैं वो आने लगे, और उसके प्रयोग से क्या होता आपके सामने, कृषि के उत्पादन में वृद्धि होती है। भाई लोहे के औजार आपके सामने आने लगे बाजार के अंदर, जिससे कृषि का उत्पादन में वृद्धि देखने को मिलती है। साथ के साथ देखने को मिला आपके सामने व्यापार और वाणिज्य का भी विस्तार। क्या क्या देखने को मिला, धीरे धीरे व्यापार और वाणिज्य, वो पहले वस्तु विनिमय पर आधार हुआ करता था, अब धीरे धीरे नए व्यवसायों का निर्माण होने लग गया, नए शिल्पों का निर्माण हो गया, जिससे जो पशुधन ऋग्वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण क्या हुआ करता था आपके सामने, व्यवसाय हुआ करता था, वो अब भूमि और निजी संपत्ति के रूप में लेने लग गई। मतलब जिनके पास जितनी ज्यादा जमीन हुआ करती थी वो उतनी ज्यादा कृषि कर सकते थे, जितनी ज्यादा कृषि कर सकते थे उतनी आपके पास धन दौलत संपत्ति हुआ करती थी। तो पहले जो पशुधन निजी संपत्ति होती थी, वो अब भूमि है उसने उसको निजी संपत्ति के रूप में ले लिया। राजनीतिक स्थिति की बात करें, ऋग्वैदिक काल, राजनीतिक स्थिति किस प्रकार हुआ करती थी, मतलब लोग है वो समाज में किस प्रकार से रहा करते थे। राजनीतिक इकाई है वो जन या कबीलों की थी। मतलब राजनीतिक इकाई है वो कौन सी हुआ करती थी, कबीलों के रूप में उनको जाना जाता था, जिसको जन में मतलब अलग अलग कबीले, थोड़े से एक 100 लोगों का ग्रुप एक जगह रह रहा है, 100 लोगों का एक ग्रुप एक जगह रह रहा है, 100 लोगों का ग्रुप एक जगह रह रहा है, उसको क्या कहा जाता है, जन के नाम से जाना जाता है। और उस जन का मुखिया कौन हुआ करता था, राजा, राजन या गोपा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता था उसको, राजन या गोपा के नाम से जाना जाता था।
राजा की जो शक्ति हुआ करती थी वो सीमित थी, वह सभा व समिति जैसी जनजातीय परिषदों को देखने को मिलती थी। अगर हम बहुत विस्तार से देखें तो हमें चीजें समझ में आती है कि उस समय भी आपके सामने एक लोकतांत्रिक परंपरा देखने को मिलती थी, जो ऋग्वैदिक काल में, खास करके ऋग्वैदिक काल में, जहां पर जो राजा है उसकी जो शक्तियां वो सीमित हुआ करती थी। वो किस पर निर्भर करता था? वहां पर सभा व समिति, जिसके अंदर समाज के, कबीले के सभी लोग क्या लेते थे? भाग लेते थे। वही हर चीज को क्या करते थे? राजा की शक्तियों को निर्धारित करते थे। राजा का पद वंशानुगत नहीं था, और उस समय राजा का पद वंशानुगत भी नहीं हुआ करता था। जो व्यक्ति शक्तिशाली होता था, जिसको, जो कबीले के लोगों को लगता था कि भाई अगर ये व्यक्ति है, ये आपके सामने क्या कर सकता है? शासन कर सकता है, उसी को राजा बना दिया जाता था। एक शक्तिशाली योग्य व्यक्ति को ही राजा बना दिया जाता था। बल्कि चुनाव पे आधारित होता, मतलब वंशानुगत चीजें होकर नहीं, किस पे आधारित होती थी? चुनाव पे आधारित होती थी। और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट आपके सामने, स्थायी सेना का भी अभाव था। कोई स्थायी सेना नहीं देखने को मिलती थी। यह है ऋग्वैदिक काल तक की चीजें। अब अपन बढ़ते हैं आगे, उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में क्या चीजें देखने को मिलती हैं? जन से जनपदों का उदय हुआ। पहले जन मतलब कबीले थे, कबीलों से जनपद मतलब राज्यों का अब धीरे धीरे निर्माण होना शुरू होता है। और राजा की शक्ति भी में भी वृद्धि होती है। राजा की शक्ति में वृद्धि अपने आप ही हो जाएगी भाई। क्यों? क्योंकि अगर आप पहले 100 लोग रहते थे, अब वहां पर 10,000 लोग रहने लगे। अब उसमें एक व्यक्ति काबिल नहीं है, अब बहुत सारे काबिल लोग आपके सामने आने लगे। तो इससे क्या हुआ? जो पद्धति है, किसी एक व्यक्ति का चुनाव करना मुश्किल हो गया, जिसके कारण जो राजा के जो पद है वो वंशानुगत हो गए। दूसरी बात, राजा है अब वो बहुत ज्यादा लोगों पर क्या करने लग गया? राज करने लग गया। तो उसकी शक्तियां और ज्यादा शक्तिशाली होने लग गई। बड़े बड़े यज्ञ देखने को मिले, जैसे राज सूर्य व अश्वमेघ जैसे बड़े बड़े यज्ञ हैं जिनका आयोजन होने लग गया कि भाई कोई राजा, उसने अपने घोड़ा छोड़ दिया और वो जहां तक चला जाएगा वहां तक उसका राज्य हो जाएगा। अगर किसी ने बीच में रोक लिया, उसको लड़ाई करनी होती थी, जीत जाता था तो वो राज्य उसका, मतलब उसका अधीनता से छूट जाती थी, वरना उसके अधीनता में वो क्षेत्र आ जाता था। राजा की शक्तियां और प्रतिष्ठा में वृद्धि के प्रतीक बने। राजा की जो शक्तियां हैं और प्रतिष्ठा की, ये सब चीजें क्या बनती हैं? प्रतीक बनते हैं। मतलब जिसने राज सूर्य यज्ञ कराया, जिसने अश्वमेघ यज्ञ कराया, वही राजा सर्वशक्तिशाली माना जाता था। धीरे धीरे आपके सामने राजाओं ने क्या किया? अपनी एक स्थायी सेना का गठन शुरू हुआ। मतलब धीरे धीरे राजाओं ने क्या किया? अपनी एक स्थायी सेना है उसका निर्माण किया, और सभा और समिति का महत्व भी कमजोर हो गया। और क्या हुआ आपके सामने? राजा की शक्तियां बढ़नी शुरू हुई, सेना का निर्माण करने लगा राजा, उसके पास ज्यादा शक्तिशाली हुआ, तो सभा व समिति है उसका महत्व धीरे धीरे कम होने लगा। विदर्भ जैसी पुरानी संस्थाएं भी जो समाप्त हो गई, और अलग अलग प्रकार की संस्थाएं जैसे सभा, समिति, विदर्भ जैसी जो पुरानी संस्थाएं थी वो भी कमजोर हो गई। और साथ के साथ कौन सी व्यवस्थाएं आपके सामने शुरू हुई? पूरा राज्य है उसको व्यवस्थित तरीके से चलाने के लिए कर प्रणाली की शुरुआत की गई। मतलब कोई भी राज्य है वो बहुत बड़ा हुआ करता था, राज्य को चलाने के लिए राजा अलग अलग प्रकार का विकास कार्य भी करता था। पूरे राज्य की जनता की देखरेख के लिए क्या करता था? पैसे भी चाहिए थे। तो कर प्रणाली की शुरुआत वहीं से होती है, जिससे राजा की आय भी बढ़ने लग गई, राजा की शक्तियों में और ज्यादा वृद्धि देखने को मिलती है। विस्तार से अगर अपन देखें तो ऋग्वैदिक काल में समाज एक सरल जनजातीय व्यवस्था से निकलकर अधिक जटिल व्यवस्था में चल गया। मतलब अगर अपन विस्तार से देखें तो जो ऋग्वैदिक काल है वो आपके सामने बहुत ही सरल जनजातीय व्यवस्था थी उसके अंदर, लेकिन जैसे जैसे उत्तर वैदिक काल की तरफ बढ़ते हैं तो ये जनजातीय व्यवस्था क्या देखने को मिलती है आपके सामने? बहुत ही ज्यादा जटिल देखने को मिलती है, जहां पर राज्य आधारित व स्त्री जो सतहीकरण समाज का परिवर्तन हुआ। जहां पर क्या हुआ? राज्य आधारित समाज देखने को मिला, और जो समाज में जो अलग अलग प्रकार के स्तर देखने को मिले, जहां पर जातियों का तो इतना आपके सामने महत्व नहीं था, लेकिन जो जिनके पास ज्यादा भूमि थी, अमीर और गरीब वर्ग है वो लगभग बनना शुरू हो गया था। समझ में आ गया आपके सामने? तो कबीलों से शुरुआत होकर जन से जनपदों तक की शुरुआत होती है वैदिक काल में। तो वैदिक काल आपके सामने, वैदिक काल का जो प्रश्न था मैंने करवा दिया है। कैसा लगा आपको जरूर से बताना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को जरूर से लाइक कर देना। धन्यवाद। हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो आपका जो पेपर होने वाला है प्री हिस्टोरिक पीरियड टू 1200
एडी तक, मतलब आपका प्रौद्योगिक काल से लेकर 1200 ईस्वी तक प्राचीन इतिहास का जो पेपर होने वाला है उसके ऊपर अपन विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं। उसके जितने महत्वपूर्ण प्रश्न है सारे के सारे अपन विस्तार से देखने वाले हैं आपके सामने। जो उसका अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, लोह युगीन संस्कृति तथा क्षेत्रीय राज्यों के उद्योगों की व्याख्या कीजिए। मतलब लोह युगीन संस्कृति कैसी थी और कैसे वैदिक काल के बाद में आपके सामने क्षेत्रीयवाद के जो राज्य हैं उनका उदय होता हुआ दिखाई देता है। तो वैदिक सभ्यता से संबंधित प्रश्न मैंने पहले भी पढ़ा दिया है। अगर अभी तक आपने नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ प्लेलिस्ट का, वहां पर वो वीडियो देखने को मिल जाएगा, जरूर से पढ़ लेना। साथ ही साथ ये पीडीएफ वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल को जोर से ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम पर आपको ये पीडीएफ भी आप जाओगे वहां पर आपको आराम से जाकर पढ़ सकते हो, वहां पर देखने को मिल जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं अपन। भारत में लोहा युग के प्रारंभ आपके सामने लगभग 1000 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है। मतलब भारत में लोहा युग की शुरुआत है वो कब होती है आपके सामने 1000 ईसा पूर्व से के आसपास माने जाती है। मतलब उत्तर वैदिक काल में लगभग आपके सामने जो लोहा है उसका आविष्कार हो चुका था, उससे संबंधित आपके सामने चीजों का औजारों का निर्माण होना शुरू हो चुका था। और जैसा कि आपको उस समय पता चला कि लोहे का जैसे आविष्कार हुआ तो उससे अलग अलग प्रकार के औजार बनने लगे, उससे कृषि में उत्पादकता बढ़ी। और कृषि में उत्पादकता बढ़ती है तो उससे क्या होता है, जो उपजाऊ जमीन है उसका महत्व बढ़ता है। और जो उपजाऊ जमीन का महत्व बढ़ता है तो उपजाऊ जमीन के आसपास क्या निर्माण होता है, शक्तिशाली राज्यों का निर्माण होता है। जिससे क्या होता है आपके सामने भारत में सबसे शक्तिशाली जमीन कहाँ की है, उपजाऊ जमीन कहाँ की आपके सामने, गंगा के मैदानों की। तो उस समय बड़े बड़े जनपद है वो वहीं से निकलते हैं आपके सामने। चलो आप विस्तार से पढ़ेंगे इस प्रश्न को आगे अपन। जिसका मध्य गंगा घाटी से विस्तार 800 से 16 ईस्वी पूर्व तक देखने को मिलता है। इस काल में आपके सामने लगभग 800 से लेकर 1600 ईसा पूर्व तक इसका जो विस्तार है वो देखने को मिलता है। 800 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक इसका विस्तार देखने को मिलता है। सॉरी 1600 बोल दिया मैंने, 800 से 600 ईसा पूर्व तक इसका विस्तार देखने को मिलता है। लोह प्रौद्योगिकी के आगमन ने भारत समाज और सांस्कृतिक और राजनीति में क्रांतिकारी परिवर्तन लाए। लोह की जो प्रौद्योगिकी है आपके सामने, लोहे का आविष्कार के कारण भारतीय समाज में जो भारत की संस्कृति है उसके अंदर राजनीतिक क्रांतिकारी परिवर्तन भी देखने को मिले। मतलब अलग अलग प्रकार के जो परिवर्तन है वो समाज में देखने को मिलते हैं। जिससे क्या होता है, अलग अलग प्रकार के जो क्षेत्रीय राज्य हैं उनका उदय होता हुआ दिखाई देता है। जहां पर क्या होता है आपके सामने, अलग अलग प्रकार के जो क्षेत्रीय राज्य हैं उनका भी निर्माण होता है। अलग अलग प्रकार के जो क्षेत्रीय राज्य हैं वो भी उस समय निर्माण होते हैं। क्यों? क्योंकि लोहे से कृषि में बढ़ावा, जो पैदावार बढ़ती है, और जो पैदावार बढ़ती है तो उसके आसपास का जहां पर कृषि के जो सबसे ज्यादा उपजाऊ जमीन है उसका महत्व बढ़ता है। अगले वाला पॉइंट है लोहा युगीन संस्कृति की विशेषताएं। पहला पॉइंट है कृषि क्रांति। कृषि क्रांति क्या होते हैं, लोहे के भारी औजार कुल्हाड़ी हल ने घने जंगलों को साफ करना व कठोर मिट्टी को जोतना संभव बनाया। मतलब कृषि में एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिला। सबसे बड़ा परिवर्तन आपको कृषि में देखने को मिलता है, जहां पर लोहे के जो भारी भारी औजार देखने को मिलते हैं, कुल्हाड़ियों का निर्माण होना शुरू हुआ, हल का निर्माण शुरू हुआ। इससे क्या हुआ, जो घने जंगल थे जिनको पहले आपके सामने लकड़ी से काटा जाता था, मतलब एक प्रकार से, या फिर अपने हाथों का प्रयोग करके उखाड़ा जाता था। अब आप बोलोगे कि ऐसे कैसे उस पेड़ को कौन उखाड़ सकता है, लेकिन पहले के जो शक्तिशाली जो व्यक्ति हुआ करते थे उनका शरीर भी उसी प्रकार का हुआ करता था, तो वो साफ करते थे। और कठोर मिट्टी को भी जोतना संभव, और जिस मिट्टी को आपके सामने पहले जो लकड़ी से जोता जाता था या फिर जो अलग अलग प्रकार के साधनों से, अगर कठोर मिट्टी होती थी तो उसको जोतना संभव नहीं हो पाता था, तो उस मिट्टी को भी अब जोतना संभव हो गया था क्योंकि लोहा कठोर होता है। विशेष रूप से गंगा के मैदानी इलाकों में कृषि की उत्पादकता में भारी वृद्धि हुई। और क्या देखने को मिला, विशेष रूप से आपके सामने जो गंगा के जो मैदान होते हैं उस समय कृषि है उसके उत्पादन में बहुत ज्यादा वृद्धि देखने को मिलती है, जिससे अधिशेष अनाज उत्पन्न हुआ। जिससे कि आपके सामने अनाज है उसके उत्पादन में भी वृद्धि देखने को मिलती है। इस कृषि क्रांति ने स्थायी बस्तियों और बढ़ती जनसंख्या का समर्थन किया। तो इससे क्या आपके सामने, इस जो कृषि में क्रांति देखने को मिली, इससे स्थायी बस्तियों का भी निर्माण हुआ और बढ़ती जनसंख्या को भी समर्थन किया। मतलब सीधी बात है भाई, जहां पर पैसा जहां पर संसाधन होते हैं, जहां पर आपके सामने लोगों को जीवन सरल सुगम व आसान लगता है, वहीं पर सबसे ज्यादा लोग बसते हैं। तो
कृषि जहां पर ज्यादा होने लगी, जहां का उत्पादन बढ़ने लगा, जहां का लोगों को अपना जीवन सिक्योर लगने लगा कि भाई यहाँ पर रहेंगे तो अपना जीवन है वो आराम से कट जाएगा, हम अपना जीवन आसानी से काट पाएंगे, आसानी से अपना जीवन जी पाएंगे। तो वो कैसा जगह था? गंगा के मैदानी क्षेत्र, वहां पर लोहे की वजह से काफी अच्छी मात्रा में कृषि होने लगी, तो इस वजह से वहां की जनसंख्या में भी वृद्धि देखने को मिली। और लोगों को अब जरूरत, पहले क्या हुआ करता था, जो जहां पर ज्यादा नदियां देखने को मिलती थी और जहां पर ज्यादा पेड़ पौधे देखने को मिलते थे, शिकार देखने को मिलते थे, वहां पर लोग रहते थे। शिकार में कमी हो जाती थी, पेड़ पौधों में कमी हो जाती थी, तो लोग उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह बसने चले जाते थे। लेकिन अब कृषि ने क्या कर दिया, लोगों को जो उनकी जीविका है उसको चलाने के लिए एक पर्याप्त संसाधन देने शुरू कर दिए, जिससे लोगों ने क्या किया, अपनी बस्तियों को स्थायी रूप से रहना शुरू कर दिया। मतलब हर साल कृषि होने लग गई, और जिस साल नहीं होती थी उससे पिछले साल का जो अनाज होता था उसका लोग उपयोग कर लेते थे, तो इसलिए लोगों को दूसरी जगह पर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। इसलिए निर्माण होता है स्थायी बस्तियों का। अगले वाला पॉइंट आपके सामने, कारीगरी और शिल्प में उन्नति। जो कारीगरी, जो काम करने वाले जो मजदूर वर्ग हैं और जो शिल्प में काम करने वाले लोग हैं, उनमें भी उन्नति होती दिखाई देती है। लोहे के प्रयोग में विभिन्न प्रकार के उपकरण, हथियार व कृषि औजार बनाए जाने लगे। मतलब लोहे का प्रयोग करके आपके सामने अलग अलग प्रकार के उपकरणों का निर्माण हुआ, हथियार व कृषि औजार बनाए जाने लगे। मतलब अलग अलग प्रकार हैं के जो हथियार हैं उसका निर्माण होना शुरू हुआ, जिससे हथियार बनाने शुरू हुए, जिससे क्या राजाओं की जो शक्तियां उसमें वृद्धि हुई। कृषि औजार बनाए जाने लगे, जिससे एक अलग वर्ग का निर्माण होता है। कौन से वर्ग का? जो लोहे से संबंधित चीजों को बना सकते थे, उनको क्या बोले जाने लगा? कारीगर व शिल्पकार के नाम से जाने जाने लगा। और उस समय क्या हुआ, कुम्हार, बढ़ई व धातुकर्मी जैसे शिल्पों का विकास हुआ, जिससे समाज में एक नई प्रकार का उद्योग का उत्पन्न होता है, जिसमें कुम्हार मिट्टी से संबंधित चीजें बनाते थे, बढ़ई व धातुकर्मी है जो धातु से संबंधित चीजों को बनाते थे, शिल्प का निर्माण करते थे। इससे आपके सामने चीजों में वृद्धि होती है। नगरीकरण की बात करें, कृषि अधिशेष और शिल्पों के विकास ने व्यापार व वाणिज्य को बढ़ावा दिया। तो इससे क्या हुआ आपके सामने, पहले ऋग्वैदिक काल में सिर्फ अपन देखते थे पशुपालन आधारित क्या हुआ करता था, जो पशुपालन आधारित, जिसके पास जितना ज्यादा पशुधन वो उतना ही ज्यादा संपत्ति हुआ करती थी। फिर उत्तर वैदिक काल आया, जहां पर जिसके पास जितनी ज्यादा कृषि हुआ करती थी वो उतना ही ज्यादा सशक्त हुआ करता था। फिर लोह युगीन काल, जिसके पास आपके सामने कृषि के साथ साथ जितने ज्यादा औजार हुआ करते थे, जितने ज्यादा आपके सामने लोहे की संसाधन हुआ करते थे, वो उतने ही ज्यादा अमीर हुआ करता था, जिससे एक नए वर्ग का निर्माण हुआ, व्यापार व वाणिज्य में बढ़ावा देखने को मिला। गांव से कस्बों और फिर शहरों का विकास हुआ, और धीरे धीरे वो क्षेत्र जहां पर आपके सामने सबसे ज्यादा लोगों का बसावट देखने को मिली, उस जगह को क्या कहने जाने लगा, शहर कहने जाने लगा। जहां पर आपके सामने जो अलग अलग प्रकार के व्यापारी आते थे और वहां पर रहकर अपने व्यापार का कार्य किया करते थे। गंगा घाटी में अद्वितीय नगरीकरण की प्रक्रिया इसी काल में शुरू हुई। और गंगा जो घाटी है, गंगा जहां से बहती है, उसमें जो अलग अलग प्रकार के जो नगर हैं उसका निर्माण है वो इसी काल में शुरू होता है, जिससे महाजनपदों की राजधानियां भी विकसित हुई। भाई जहां पर आपके सामने लोग जाकर व्यापार कर सकते थे, वहीं पर महाजनपद है उनकी राजधानियां भी बनने लग गई, शक्तिशाली नगरों का भी निर्माण होना शुरू हुआ। सामाजिक सतहीकरण, लोहे के कारण हुए आर्थिक परिवर्तनों ने सामाजिक सतहीकरण को अधिक मजबूत किया। कृषक, कारीगर, व्यापारी, पुरोहित व शासक वर्ग स्पष्ट रूप से सामने आने लगे। मतलब अब समाज में आर्थिक रूप से समाज में बदलाव होने लगे। पहले क्या हुआ करता था, सिर्फ लोग व्यापार कैसे करते थे, वस्तु विनिमय का। मतलब अगर आपके पास अनाज है तो उसके बदले आप क्या एक गाय खरीद सकते हो, अगर आपके पास गाय है तो उसे अनाज खरीद सकते हो। तो ये वस्तु विनिमय की प्रणाली हुआ करती थी, जहां पर कोई पैसे का लेन देन नहीं हुआ करता था। लेकिन अब समाज में क्या होने लगा, अमीर व गरीब वर्ग पैदा होने शुरू हो गए। एक समाज में एक वर्ग पैदा होने शुरू हो गए थे उस समय, जहां पर कृषक वर्ग जो किसानी करता था वो कृषक वर्ग कहलाने लगा। कारीगर जो लोहे से संबंधित चीजें या फिर और जो संबंधित चीजें बनाया करते थे वो कारीगर कहलाए। और जो इन सब चीजों को वस्तु विनिमय करते थे, चाहे कृषि से संबंधित चीजें, चाहे लोहे धातु से संबंधित चीजों को वस्तु विनिमय करते थे, उनको व्यापारी के नाम से जाने जाने लगा। और पुरोहित व शासक वर्ग भी सामने आने लगे। मतलब जो राजा हुआ करते थे वो भी वंशानुगत रूप से
रहना शुरू कर दिया था। वंशानुगत रूप से उन्होंने अपना राज्य निर्माण करना शुरू कर दिया था। अगले वाला पॉइंट है साहित्यिक विकास। इस काल में उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथों और अरण्यकों जैसे उत्तर वैदिक साहित्य की भी रचना है। मतलब इस काल में क्या देखने को मिला, अलग अलग प्रकार के उपनिषद है, जैसे ब्राह्मण ग्रंथ है, आरण्यक है, जैसे उत्तर वैदिक जो साहित्य है उसकी भी रचना देखने को मिली। दार्शनिक चिंतन व धार्मिक कर्मकांडों को दर्शाता है। मतलब इंसान जब फ्री होता है, जब इंसान है के सामने सबसे बड़ी समस्या पहले क्या हुआ करती थी, जीविका की, पेट भरने की, खाने से संबंधित, तो वो कृषि ने क्या कर दी, सोल्व कर दी। अब एक इंसान के पास थोड़ा सा वक्त बचने लग गया। जब इंसान के पास वक्त बचने लगता है तो वो कल्पनाशील रहता है, कल्पना का प्रयोग करता है, अपने बुद्धि का प्रयोग करता है, और उस बुद्धि से समाज में क्या हुआ, अलग अलग प्रकार के साहित्यों की रचना होने लगी, जिसमें धर्म के बारे में बात की गई, समाज के बारे में बात की गई, धर्म क्या है, ईश्वर क्या है, इन सब चीजों के बारे में और विस्तृत रूप से लोगों ने अध्ययन किया और अपने विचारों को प्रकट किया, जिसमें उपनिषद हो गए, ब्राह्मण ग्रंथ हो गए और अरण्यक जैसे आपके सामने अलग अलग प्रकार के ग्रंथों का निर्माण हुआ। क्षेत्रीय राज्य व महाजनपदों का उदय, मतलब अलग अलग प्रकार के अब क्या हुआ, बड़े बड़े शासक का निर्माण हुआ। तो वो कैसे निर्माण हुआ उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। लोहे प्रौद्योगिकी ने जो राजनीतिक शक्ति के केंद्रीकरण को भी संभव बनाया, और लोह प्रौद्योगिकी का जो युग हुआ करता था, इसमें जो राजनीतिक शक्ति होती थी उसको केंद्रीकरण, उसको भी आपके सामने केंद्रीकरण करना शुरू किया। मतलब शक्तियां हैं जो जिनके पास भाई पैसा होने लगा वो अपने आप शक्तिशाली होने लगे, तो ये चीज भी देखने को मिली। पहला पॉइंट है बड़ी बस्तियां और जनसंख्या। कृषि अधिशेष के कारण बड़ी संख्या में लोगों को एक साथ रहना संभव हुआ। मतलब कृषि के बढ़वारे के कारण क्या आपके सामने बहुत बड़ी संख्या में लोग हैं वो एक साथ रहने लगे, जिससे बड़े राजनीतिक समुदायों का आधार तय हुआ। क्या होने लगे आपके सामने, कृषि के कारण आपके सामने बहुत बड़े बड़े जो वर्ग है वो एक साथ रहने लगे, जिससे क्या हुआ आपके सामने उसमें एक बड़े शासक वर्ग का निर्माण हो। भाई एक जगह बहुत ज्यादा लोग रहेंगे तो उसमें कोई ना कोई तो आपके सामने शासन करने वाला लोग निकलेगा, राजनीति होगी, है ना, कोई ना कोई गुट होगा, कोई ना कोई विपक्ष होगा, तो इससे राजनीतिक समुदाय का भी निर्माण होना शुरू हुआ। अगले वाला पॉइंट है स्थानीय सेना और प्रशासनिक ढांचा भी देखने को मिला। लोहे के हथियारों ने शक्तिशाली सेनाओं के गठन को सुगम बनाया, और क्या आपके सामने लोहे के जो अलग अलग प्रकार के हथियारों ने क्या क्या, एक बहुत बड़ी शक्तिशाली सेना का भी गठन संभव हुआ, उसको भी सरल व सुगम बनाया गया। बढ़े हुए कृषि उत्पादन से राजा को कर के रूप में अधिक आय उत्पन्न हुई, और इससे क्या हुआ, कृषि को जितना ज्यादा उत्पादन हुआ उससे आपके सामने राजा को क्या उतना ही ज्यादा कर मिलने लगा, और राजा को जितने ज्यादा कर मिलने लगा उसके पास उतनी ज्यादा संपत्ति हुई। उसने क्या उससे क्या फायदा लिया, उन्होंने अपनी स्थायी सेना का निर्माण किया। पहले तक आपको पता, आपने पढ़ा उत्तर वैदिक काल में आपके सामने कोई भी स्थानीय सेना नहीं हुआ करती थी, लेकिन अब कृषि में बढ़वारा, उत्पादन बढ़ने लगा, कर भी बढ़ने लगा, तो स्थायी सेना का निर्माण होना भी शुरू हो गया, और प्रशासनिक ढांचे को भी निर्माण होना शुरू हुआ। भाई कोई सेना को संभालता था, कोई कर से संबंधित विभाग संभालता था, कोई राजा की अलग राज्यों से संधि वगैरह करने की चीजों को संभालता था। तो अलग अलग प्रकार के जो प्रशासनिक ढांचे हुआ करते थे उसको भी निर्माण होना शुरू हो गया। अगले वाला पॉइंट है जनपद से महाजनपदों का निर्माण होना। पहले जन मतलब कबीले, जन से किसका निर्माण हुआ, जनपद मतलब राज्य, और राज्यों से महाजनपद मतलब बहुत बड़े राज्य। समझ में आ गया कैसे आपके सामने ये जो व्यवस्था वो बढ़ती है। ऋग्वैदिक काल में जन मतलब छोटे छोटे कबीले रहना शुरू हुआ। आपके सामने ऋग्वैदिक काल के बाद में क्या आता है, उत्तर वैदिक काल, जनपद, बड़े थोड़ा उनसे ज्यादा 5-10 हजार तक लोग रहने शुरू हुए, जनपद कहलाए, राज्य कहलाए। फिर और ज्यादा लोग कृषि में बंटवारा हुआ, और ज्यादा लोग रहने लगे, तो क्या कहलाए, महाजनपद, मतलब बहुत बड़े राज्य कहलाने लगे। उत्तर वैदिक काल में जनपदों जैसी छोटी इकाइयां हुआ करती थी, उसका विस्तार है वो लोहे युग में कैसे होने लगा, महाजनपदों तक देखने को मिला। मतलब जब उत्तर वैदिक काल में जो छोटे छोटे जनपद हुआ करते थे, उससे आपके सामने बड़े बड़े महाजनपदों का निर्माण होना शुरू हुआ। 1600 ईसा पूर्व तक गंगा घाटी में 16 महाजनपदों का उदय हो गया, और 1600 ईस्वी आते आते आपके सामने, ईसा पूर्व तक आते आते आपके सामने कुल 16 बड़े बड़े राज्यों का निर्माण हुआ। उन्हें 16 महाजनपदों के नाम से जाना जाता है, जिसमें भी कुछ छोटे छोटे और कुछ बड़े महाजनपद हुआ करते थे। उसमें
मगध, कौशल, वत्स व अवंती जैसे शक्तिशाली, जहां पर आपके सामने मगध, कौशल व वत्स व अवंती जैसे बड़े बड़े शक्तिशाली साम्राज्यों का निर्माण होना शुरू हुआ। समझ में आ गया आपके सामने? मगध सबसे बड़ा साम्राज्य था, उसके बाद कौशल, वत्स और अवंती जैसे शक्तिशाली महाजनपद थे, उसके अलावा और भी छोटे छोटे महाजनपद देखने को मिलते थे। किस प्रकार की शासन प्रणाली देखने को मिलती थी? राजतंत्र व गणराज्य। इन महाजनपदों में अधिकतर राजतंत्र तंत्रात्मक थे, मतलब राजा है वो आपके सामने इन जो महाजनपद था इनके ऊपर क्या करता था, आपके सामने इन जनपदों पर अपना शासन किया करते थे। मतलब महाजनपद है वो महाजनपदों पर अधिकतर राजा ही राज किया करते थे, जहां राजा सर्वोच्च हुआ करता था। मतलब महाजनपदों में क्या व्यवस्था देखने को मिलती थी कि राजा है वो इसमें सबसे बड़ा हुआ करता था। लेकिन कुछ गणतांत्रिक भी थे जैसे वंजी संघ, जहां पे शासन समूह द्वारा किया जाता था। मतलब एक वंजी संघ भी हुआ करता था। संघ में क्या हुआ करता था, एक पूरा समूह है वो पूरे के पूरे शासन प्रणाली को चलाया करता था। तो एकमात्र ये एक एक्सेप्शनल है इस महाजनपदों में। साम्राज्यों का उदय। मगध ने अपने भौगोलिक लाभ, लोहे की उपलब्धता व कौशल शासक बिंबिसार व अजातशत्रु के कारण अन्य महाजनपदों पर विजय प्राप्त कर ली। अब आपके सामने मुख्य रूप से आपके सामने जो झारखंड व यूपी और बिहार का जो क्षेत्र है जहां पर लोहा भी मिलता है और जो आपके सामने क्या होता है वहां पर आपके सामने कृषि भी बहुत अच्छी देखने को मिलती थी। तो इस चीज का फायदा किसको मिला? मगध साम्राज्य को। जिससे क्या, लोहे के कारण उसने वहां पर हथियार वगैरह वो भी अच्छे क्वालिटी के बने, लोहे के जो कृषि औजार भी अच्छे बने। तो इससे क्या हुआ, बहुत अच्छी मात्रा में जो कृषि का उत्पादन होने लगा, कर आने लगा और कुशल शासक भी वहां से निकल कर बिंबिसार और अजातशत्रु, जिसने क्या कर लिया, जो अन्य महाजनपद देखने को मिलते थे उनको हरा दिया और आगे जाकर आपके सामने एक विशाल साम्राज्य है, क्या कौन सा, मगध साम्राज्य है, उसकी नींव रखी। और यही आपके सामने जो मगध साम्राज्य है आगे जाकर कौन सा साम्राज्य बनता है, मौर्य साम्राज्य के नाम से जाना जाता है। तो मगध साम्राज्य है वो आगे चलकर फिर क्या मौर्य साम्राज्य का आधार बना, जाना नहीं जाता है, मौर्य साम्राज्य का आधार बनता है। उसमें सबसे बड़ा जो मगध साम्राज्य का जो सबसे बड़ा साम्राज्य कौन था, मौर्य साम्राज्य। मौर्य वंश सबसे बड़ा वंश निकल के आया, जहां से और ज्यादा कुशल शासक निकल के आए जिन्होंने जो ये मगध साम्राज्य है उसको और भी उसका नाम विस्तारित किया, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य हैं, अशोक सम्राट जैसे महान राजा हुए। इस प्रकार लोह युग ने भारतीय उपमहाद्वीप में एक नई सभ्यता की नींव रखी। तो भारतीय महाद्वीप में आपके सामने जो लोहा है उसने क्या हुआ, उसके कारण एक जो पहले राजा हुआ करते थे, जो आपके सामने जो राजतांत्रिक परंपरा हुआ करती थी, उसको स्थापित करने में एक बहुत बड़ा योगदान दिया। कृषि को एक नया योगदान देने में इन्होंने बहुत बड़ा योगदान था। जितने बड़े राज्य शहरी केंद्र व एक जटिल समाज को जन्म दिया, जिससे क्या बड़े बड़े राज्यों का निर्माण हुआ, साथ ही साथ एक जटिल समाज का भी निर्माण होना शुरू हुआ, जो भारत में प्राचीन भारत के राजनीतिक इतिहास का महत्वपूर्ण मोड़ था। और ये वही समय था जब भारतीय जो राजनीति इतिहास है उसमें एक बहुत बड़ा मोड़ दिखाई देता है। तो यह आपके सामने जो पेपर होने वाला आपके सामने प्रागैतिक काल का 1200 ईसा पूर्व तक, वहां तक मैंने आपके सामने जो फर्स्ट यूनिट है उसको पढ़ा दिया है, सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवा दिए हैं आपको सामने। प्ले लिस्ट में आपको सभी का लिंक मिल जाएगा, जाकर जरूर से पढ़ लेना। धन्यवाद।